चलो, तो हमारा आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। सीबीएसई की अगर हम बात करें, क्लास 11th में यूजली कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 10th लेवल के ही हैं। बस सेट थ्योरी वगैरह से एक थ्योरी लिखने का काम बढ़ गया है, बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है। 12th में कुछ चीजें नहीं है, अभी हम दोनों की ही पढ़ लेंगे। तो ये आपके बोर्ड में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा और जेई में तो आएगा ही। ज्यादा नई चीजें नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमेशा से आसान लगी है। अब इसमें है कि मेनली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है फेवरेबल केस काउंट करने के लिए और टोटल केस काउंट करने के लिए। अगर याद करो तो एक ही फार्मूला है जो मेन है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दोनों ही मोस्टली परम्यूटेशन से ही निकलेंगे। ठीक है, मॉड्यूल आए सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है, पढ़ लेते हैं, बहुत दिनों बाद पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्योरी इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डेफिनेशन पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एन एक्शन और ऑपरेशनल रिजल्ट इनटू और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स। कोई ऐसा एक्शन हो, कोई ऐसा ऑपरेशन हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसके दो, कम से कम दो रिजल्ट हो, दो या दो से ज्यादा रिजल्ट। जैसे टॉसिंग द कॉइन, थ्रोइंग द डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। ये सबने टेंथ में पढ़े ही हैं। इन्हीं सबको इस चैप्टर में बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को किसको बोलते हैं? अ सेट एस दैट कंटेन्स all possible outcomes of random experiment is called sample space। तो बेसिकली जो जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका जो सेट है वो हो गया सैंपल स्पेस। ईच आउटकम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ऑफन देयर विल बी more than one sample space that can describe outcomes of an experiment, but there is usually only one that will provide the most information। लाइक थ्रोइंग अ डाई, सैंपल स्पेस क्या क्या किस तरह से लिख सकते हैं? बेसिकली लिख, उसका मतलब है मोर देन वन का मतलब है कि लिखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे लिख दें कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, बताना ही पड़ेगा 6 तक। अ नंबर लेस देन 3, नहीं थोड़ा फिर गड़बड़ लिख दिया एक्चुअली। सैंपल स्पेस जगह ये इवेंट है, सैंपल स्पेस थोड़े ना 1 2 में बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस एक ही होता है जिसमें सारे आउटकम्स होते हैं। थोड़ा सा गलत लिख गया है इसमें। 1 2 में जो लिखा हुआ है दैट इज दो। अगर उस जो मैं पहले बोल रहा था फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस बतानी चाहिए कि इवन नंबर, ऑड नंबर, लेस देन 7। सेकंड में भी बताना चाहिए कि लेस देन 7, फिर वैलिड होता। तो या तो ऊपर कमी मान लो या नीचे एग्जाम्पल ने मान लो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं इवेंट पे। एन इवेंट इज डिफाइंड एज अकरेंस और सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली इवेंट एक सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे कॉइन के टॉस में हेड का आना, डाई के थ्रो में 6 का आना, सो ऑन सो ऑन। An event consisting of a single point of sample space is called elementary event। ये डेफिनेशन जैसे पता होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में आ गया कि एक एलिमेंट्री इवेंट है तो अगर मैं पता नहीं है तो फिर वो मिस हो जाएगा। एलिमेंट्री इवेंट कौन सा इवेंट हुआ जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा इसमें लिखा नहीं है। अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं किसी इवेंट में, एक से ज्यादा आउटकम होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट। आगे है फाई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका कोई आउटकम नहीं है, नहीं पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल। एंड सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। भाई सैंपल स्पेस में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। प्रोबेबिलिटी डिनोट की जाती है पी ऑफ ए से। अच्छा, कंपाउंड इवेंट आगे दिया है। इफ एन इवेंट, अगले पेज पर आ जाओ, हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। If A and B are two given events, then A intersection B is called compound event and is denoted by A intersection B or AB or A and B। Complement of event सबको पता है, not that event, the set of outcomes
which are in S but not in A is called complement of the event. कंपाउंड इवेंट का खाली एक वन सैंपल पॉइंट होता है। नहीं, कंपाउंड में मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, आगे जो लिखा है वो भी बहुत सही बात नहीं लिखी है। आई डोंट नो किसने बनाया है, मतलब शायद ठीक से रीड नहीं किया गया। वहीं तक पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट कि एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो वो कंपाउंड इवेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए का मतलब है नॉट ए, ए के अलावा जो भी बच रहा है वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स, अभी तो लास्ट क्लास में बात हुई है, किसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ठीक है, एक इवेंट का होना दूसरे के ना होने को रिप्रेजेंट करता है, या दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। बहुत सिंपल एग्जांपल, हेड और टेल। हेड आ रहा है तो टेल नहीं आ रहा है, टेल आ रहा है तो हेड नहीं आ रहा। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर हम मैथमेटिकली उसको लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी पाई, या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। Next is equally likely events. Events are said to be equally likely when each event is as likely to occur as any other event, basically जिनकी probability equal हो। जैसे head tail का आना equally likely, सारे numbers डाइस में equally likely। Exhaustive events, ये भी बात हो रही थी कि जिन सारे events का union sample space बन जाए वो हो जाएगा exhaustive। तो probability of A union B अगर exhaustive है तो हो जाएगी 1। लेकिन अगर मैंने बताया था पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ए बी सी एग्जॉस्टिव है तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि कुछ रिपीट भी होंगे इसमें तो 2 बार काउंट हो गए। यूनियन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूनियन में रिपीट लिखे नहीं जाते हैं, तो यूनियन की तो 1 होगी, बट अगर इंडिविजुअली ऐड कर दोगे सबको तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है। फिर प्लेइंग कार्ड्स के डेक बने हुए हैं, आई होप सबको याद है क्लास 10 से। चलो फिर एक टेबल बनी है थोड़ा सा समझाने के लिए कि डाई को थ्रो किया है, 2 इवेंट डिफाइन किए गए हैं ए और बी। पहला है ऑड नंबर आना 1 3 5 और दूसरा है कॉम्पोजिट नंबर आना 4 6। तो बताओ क्या ये इक्वली लाइकली है ए और बी? नहीं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं। एक बॉल निकाली गई है एक अर्न से जिसमें 2 वाइट 3 ग्रीन और 3 रेड और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 इवेंट है, व्हाइट बॉल रेड बॉल ग्रीन बॉल का पिक करना। क्या ये इक्वली लाइकली है? बॉल्स इक्वल्स नहीं है, नहीं है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है भाई, रेड आएगी तो ग्रीन नहीं आएगी, ग्रीन आएगी तो व्हाइट नहीं आएगी। बेसिकली एक का होना बाकियों का ना होना रिप्रेजेंट करता है, तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये एग्जॉस्टिव है? कोई ना कोई तो आएगा ही, सबको मिला लोगे तो सारा मिल जाएगा सैंपल स्पेस, रेड का आना, ग्रीन का आना, व्हाइट का आना। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल है। इलस्ट्रेशन छोड़ो, कर लोगे, डू योरसेल्फ कर लोगे। अगला है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इफ n represents the total number of equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcomes of an experiment and m of them are favorable to the happening of event A, then probability of happening of event is given by m by n। सिंपल सी बात है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है m, टोटल है n। तो बचे हुए जो आउटकम है वो क्या हो गए? वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के। भाई अगर m फेवरेबल है तो n माइनस m जो बचे हुए हैं वो नॉट फेवरेबल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी n माइनस m बाई n। ये सब तुम्हें 10 से पता है। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और अच्छा, ये नया वर्ड एक आया है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ये कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है। तो ऑड्स इन फेवर अगर दिया है दैट मींस वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो बोल दे, मान लो कि 5 ऑड्स इन फेवर है और 7 अगेंस्ट में है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/12 टोटल। और अगर ना होने की 7/12। जैसे बोला कि x फेवरेबल है
ए के लिए और वाई है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो ए की हो गई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, कर ही लोगे। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए एक्स रेशियो वाई, ऑड्स अगेंस्ट वाई रेशियो एक्स, तो ये रेशियो में दिया होता है, ऑफकोर्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट अगेन कोई बहुत इस थ्योरी का कोई खास यूज नहीं है। हर एक इवेंट खाली एक सैंपल पॉइंट बताया, हर एक इवेंट का एक यूनिक सैंपल पॉइंट बताया, क्या बोल रहे हो? एक इवेंट का एक ही सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का मतलब समझते हो? एक एलिमेंट। सैंपल पॉइंट का मतलब है एक, जैसे डाई का रोल करना तो 1 इज 1 सैंपल पॉइंट, 2 इज 1 सैंपल पॉइंट, 3 इज 1 सैंपल पॉइंट। तो इवन नंबर में 3 सैंपल पॉइंट हैं, 2 4 6 इंडिविजुअली, हर एक एलिमेंट को सैंपल पॉइंट बोला जाता है। ठीक? चलो अदर डेफिनेशन, axiomatic probability. Axiomatic approach is another way of describing probability of an event. In this approach, some axioms or rules are depicted to assign probabilities. S मान लो सैंपल स्पेस है, P प्रोबेबिलिटी है, whose domain is power set of S. Of course power set of S में क्या आ जाएंगे? S के सारे सबसेट जिनको इवेंट बोला जा रहा है, और इसकी रेंज है 0 to 1। बेसिकली एक फंक्शन की तरह बोल दिया गया है जिसका कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट। अभी फंक्शन में पढ़ा नहीं है, बट इन जनरल 11th में पढ़ाई है आइडेंटिटी फंक्शन, तो डोमेन और रेंज की बात हो रही है। तो इनपुट में क्या है? इनपुट मान लिया एक इवेंट को, तो वो सबसेट है। आउटपुट में नंबर है 0 से 1 के बीच में। तो कह रहा है कि इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो पी ई यूनियन एफ हो जाएगा पीई प्लस पी एफ, ऑब्वियसली पीई इंटरसेक्शन एफ 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर एस सैंपल स्पेस है जिसमें आउटकम्स दिए हैं, इन्हीं सबको बोला जाता है सैंपल पॉइंट, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा, ये एन डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो कह रहा है कि किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी, सही बात है। सारे इंडिविजुअल आउटकम का सम क्या ये 1 हो जाएगा? बेसिकली ये सारे एलिमेंट्री इवेंट हो गए क्या? एक एक सैंपल पॉइंट लिया तो इनको एलिमेंट्री इवेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 है, सब मिला के पूरा सैंपल से बना लेंगे, 1 तो आना ही है। और कह रहा है किसी भी इवेंट के लिए सारे ये एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम ही हो जाएगा इवेंट की प्रोबेबिलिटी। मतलब इवेंट में 3 सैंपल पॉइंट, तीनों की निकाल के ऐड कर दो। बहुत बेसिक बातें बोल रहा है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, the probability that you would hit the bullseye on a dartboard with one throw of dart would depend on how much you had practiced, how much natural talent of playing darts you had, how tired you were, how good a dart you were using, etc. जो कि quantify करना मुश्किल है mathematically. A method which can be adopted in the example given above is throw the dart several times and count the number of times you hit the bullseye. क्लास 9th याद आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, टेबल बनी होती थी कि 100 बार कॉइन उछाला है, 60 बार हेड आया है, 40 बार टेल आया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60 टाइम्स 60 बार। तो ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है जो कि काम नहीं आती है, बस 9th में ही होती है और कभी नहीं होती है। तो बस दोबारा याद दिला दिया है कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। फिर कह रहा है कि अगर जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके अगर हम इनफाइनाइट ट्रायल करें, मतलब करते जाएं, जितने हम ज्यादा ट्रायल करेंगे तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को मैच करने लगती है, उसके पार आने लगती है। तो जैसे अभी तुमने कॉइन 100 बार टॉस किया तो गलत, थ्योरेटिकली गलत आ रहा है, हाफ हाफ आना चाहिए। जितने ज्यादा टॉस करोगे उतना हाफ हाफ के पास ये आता जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च की गई है, कोई सारा दिन बैठ कर टॉस कर रहा होगा कि मैंने 10,000 बार किया तो ये आया, 5 लाख बार किया तो ये आया, तो ठीक है, मतलब ऐसे भी पीएचडी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम, सेट थ्योरी याद आ गई? कुछ रिवाइज करके आज मैंने लिखा था। वेन डायग्राम याद है सबको? बताना पड़ेगा क्या? दो सेट है ए और बी, यूनियन में यूनियन में क्या होता है, दोनों कवर हो जाते हैं, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के। पहला वेन डायग्राम दिख रहा है। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी, उनका कॉमन पोर्शन। थर्ड इज डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। फोर्थ इज
ए माइनस बी, उसी को हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। करके देख लो, वही आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ जाएगा बी के अलावा, और ए से उसका कॉमन पोर्शन ले लोगे तो यही शेयर्ड पोर्शन आ जाएगा। ऐसे ही नीचे बी माइनस ए है, अगला ए कॉम्प्लीमेंट है, अगला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। सारे क्लियरली दिख रहे हैं ना? ए इंटरसेक्शन बी वो था, उसके अलावा सब कुछ उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, एंड लास्ट इज ए सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर है। दो रहेगा स्मार्ट बोर्ड लेके चले इसके हम नीचे का दो में स्मार्ट बोर्ड है तो एक तो स्मार्ट बोर्ड हो गया, इनलाइट पढ़ लेते पकड़ लेते हैं, दो स्मार्ट बोर्ड इनकी कनेक्ट कर लेगा। केमिस्ट्री के आगे क्लास में इन्वर्टर था लाइट आएगी हमें लाइट दिख रही है ना, इन्वर्टर चल रहा है। कॉमन सेंस लगा के लिए केमिस्ट्री के साढ़े नहीं 6:30 और 7 के बीच में बंद नहीं होगा ऐसा, यही है मैं सर लाइट जरूर ये बच्चे छोटी बच्ची हो क्या ऊपर ऊपर पे याद करो थोड़ा मैं पढ़ाई था कॉम्प्लेक्स मतलब समझ लीजिए जो चक्कर लगा इंटरसेक्शन भी है कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा उसके अलावा सब कुछ तो प्याज खा के आया हाँ तेरे मुंह पर बंद आई क्या प्याज की बदबू क्या खाते हो हाँ रखी तेरे मुंह से भी आ रही बदबू सामने का भी खाए होंगे हाँ तो सैलेड के रूप में खाया ना आएगी अगली चीज है एडिशन थ्योरम। ये सब भी हमें पहले से आता है कि अगर दो एलिमेंट के यूनियन की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी याद है सेट में, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस, ये चीज हम प्रोबेबिलिटी में लगा सकते हैं कि पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, कुछ नोट्स छोटे मोटे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी है तो सम हो जाएगा, एग्जॉस्टिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का सम 1 हो जाएगा, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। P ओनली ए अकर्स, तो लिखा है P ए नॉट बी, इस स्लैश का सीधा स्लैश होगा तो कुछ और मतलब है, इस स्लैश का मतलब है ए बैक स्लैश बोलते हैं इसको। इट इज सेम एज P ए माइनस बी, जिसको तुम P ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हो, और P ए माइनस P ए इंटरसेक्शन बी, ये सब हम वेन डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सी पार्ट, P ईदर ए और बी। बहुत से लोग क्वेश्चन में बात समझ नहीं पाते हैं, वो फेस कम आ रहा है क्या, इन्वर्टर से चल रही चीजें आ रहा है, वो सब अभी बोलने लगा था, देखो डायरेक्ट कुछ हो सकता हो तो, एक बार हम लोग देख रहे थे ना कि डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर के बिना, लाइट है लेकिन इन्वर्टर उठाया हुआ है, तो मतलब बहुत लो फेज आ रहा है, जो भी आता है प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, देखो नहीं बोल जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये कई बार समझ में नहीं आता है, पी ए और बी होता है तो क्या पूछा गया है, या एटलीस्ट बोलता है कभी कभी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज डन दिस, दैट मींस उस समय क्या पूछा गया है, यूनियन। एटलीस्ट जब बोला जाए और बोला जाए तो वो यूनियन पूछा गया है। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इसमें है कि दो बच्चे हैं ए और बी, ए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, बी सॉल्व कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्या मतलब है इसका,
अरे इसमें बताओ यूनियन इंटरसेक्शन माइनस प्लस यूनियन भी, वेरी गुड, प्रॉब्लम है सॉल्व, कोई भी सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो पी ए यूनियन भी पूछा गया है, ठीक है। कई बार पूछता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मींस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, और है ना बीच में कि ए कर दे बी ना करे और बी कर दे और ए ना करे, ठीक। अच्छा ये लिखा भी है आगे, फॉर एनी टू इवेंट्स P exactly one of A B occur, तो P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A ने कर दिया और B ने नहीं किया, प्लस P B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, उसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, नीचे कई तरीके हैं, सब सिमिलर बातें हैं। P A इंटरसेक्शन B जो होता है वो हमेशा P E से छोटा ही होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि A इंटरसेक्शन B जो सेट होता है वो A से बड़ा तो नहीं हो सकता, दोनों सेट से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो इक्वल हो सकता है दोनों से या उनसे छोटा, तो P A से भी छोटा होगा और P B से भी छोटा होगा, छोटा और इक्वल भी ऑफ कोर्स, और P A यूनियन B से, ऑफ कोर्स यूनियन में तो दोनों के मिल जाते हैं, तो जो यूनियन होगा वो दोनों सेट से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो, और वो P A प्लस P B से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या इक्वल होगा। ये ऑर्डर समझ में आ गया, सबसे छोटा होता है A इंटरसेक्शन B, फिर इंडिविजुअल सेट, फिर यूनियन और फिर दोनों का सम। डी मॉर्गन्स लॉ याद है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे ही उल्टा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तीन के लिए भी लिखा है, ऑल्दो तीन के लिए जनरली आता नहीं है, तो हमें उसको कोई याद करने की नीड नहीं है, कभी आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई इशू क्लियर है, सिंपल है यहां तक। अब आ रही यहां से नई टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये हमारे क्लास 12th के बोर्ड के सिलेबस में है, पहला टॉपिक यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मान लो हमारी 12th की क्लासेस शुरू हो गई हैं और 12th बोर्ड भी हमें अच्छे से देना है, दोनों का सिलेबस अलग अलग नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम तो यही कर रहे थे इसलिए हमारा बोर्ड खराब हो गया, बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, बोर्ड बोर्ड तो हो ही जाना चाहिए साथ साथ लेके चलना है, अच्छे से करना है। आखिरी चैप्टर है, बाई चांस सबसे पहले आ गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। P लिखते ऐसे हैं A बाई B, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already happened। ये गिवन है कि B हो चुका है, तब हमें बताना है कि A के होने की, A के आने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑन रोलिंग ए डाई, what is the probability of occurrence of 2 given that an even number appeared। तो जो गिवन दैट होता है तो उसने बता ही दिया कि इवन नंबर आया है, तो हमारा सैंपल स्पेस अब ओरिजिनल रह गया या छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो जो गिवन दैट होता है वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। तो टोटल अब ओरिजिनल सैंपल स्पेस नहीं रहा, वही क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया है कि गिवन दैट इवन नंबर आकर, तो अभी सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 4 6 रह गए। अब बताओ अगर ये आए उनमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक है। ये हो गया जेई के लिए, कुछ लिखना नहीं पड़ा, बोर्ड में फॉर्मूला लिखना पड़ता है, स्टेप दिखाने पड़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे क्या आएगा, अभी P लिखा है तो P में आएगा, अगर N लिखा होता तो N में आता, नंबर ऑफ एलिमेंट सिमिलर ही होते हैं। तुम्हारा सैंपल स्पेस अब हो गया है सिर्फ B वाला, B हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। और हमें बताना है कि B हो गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि A होगा, दैट मीन्स B होने के बाद A हो, मतलब दोनों ही हुए होंगे A और B, B हो चुका है और A होना है, तो फेवरेबल दोनों का कॉमन ही तो रहा हमारा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, PA by B is PA intersection B divided by PB। सिमिलरली हम PB by A भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, P B इंटरसेक्शन है, सेम बात है, इंटरसेक्शन भी लिख दूं अपॉन P, इस बार सैंपल स्पेस A वाला हो गया, क्लियर। चलो पढ़ते हैं हम, लेट A एंड B
be two events such that PA is greater than 0, then PB by A denote the conditional probability of B given that A has occurred. Since A is known to have occurred, it becomes new sample space replacing the original S. From this, we led to definition PB by A is PA intersection B upon PA, which is called conditional probability of B given A. आगे बात समझ में? इसी से आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. अगेन सिर्फ नाम है, दिखाने के लिए, है कुछ नहीं. कह रहा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए. इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी बाई ए. मतलब क्या है इसका? बोर्ड में देखो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी वगैरह है उसमें तुम्हें आता सब कुछ होगा, बस लिखना सीखना है. हम अभी से सीखे ले रहे हैं. तो ये क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी बाई ए. ठीक, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ. कह दिया कि एक डाई को 2 बार रोल किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बार 3 आएगा? निकाल लोगे? पहली बार 3 आए, बताओ. 1/6. दूसरी बार 3 आए, आंसर 1/36. ये आंसर है, सब लोग निकाल लेंगे. यही है. क्या कहेगा? ए इवेंट है, पहली बार 3 आना. बी इवेंट है, दूसरी बार 3 आना. पी ए क्या हो गया? पहली बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी. ये क्या हो गया कि पहली बार 3 आ चुका है, दोबारा 3 आने की प्रोबेबिलिटी. सिर्फ लिखना ही तो सीखना है, करना वही है. 1/6 1/6. समझ गए बात? तो अब कभी भी इंटरसेक्शन वाली चीज लिखनी है जब मैं बोर्ड में, तो इस तरह से लिखनी है. इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी अभी आएगा. तो ये क्या बोल रहा है देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए. पढ़ पा रहे हैं कि ए हो गया, अगले स्टेप में लिखा है ए होने के बाद बी हो गया, विच इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. It says the probability that both A and B occur is equal to probability that A occur times the probability that B occur given that A has occurred. एक फॉर्मूला 3 में दिखा रहा है कि P A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या होगा? तो P A1 हो गया है. फिर अगले में क्या लिखा है? P A2 बाई A1 कि A1 हो चुका है, A2 हो जाए. अगले में P A3 बाई A1 इंटरसेक्शन A2 कि A1 A2 हो चुके हैं, फिर A3 हो जाए. सिर्फ लिखना है. इसका एग्जांपल क्या है कि 5 रेड बॉल थी, 4 ब्लू बॉल थी. 5 रेड थी, 4 ब्लू थी. बताओ क्या प्रोबेबिलिटी, और 3 ग्रीन थी. क्या प्रोबेबिलिटी पहली बार में रेड आएगा, दूसरी में ब्लू, तीसरे में ग्रीन? कुछ लिखने की जरूरत नहीं चाहिए. क्वेश्चन है, पहली बार में रेड आएगा 5/12, दूसरे में ब्लू आएगा 4/, रिप्लेस नहीं किया है, 4/, एक रेड निकाली होगी ना, गधे हो क्या? बिल्कुल 11. कर लेंगे सब लोग. बस अब लिखने में क्या हो जाएगा कि PA1 ये क्या हो गया? PA2 given that A1 has already happened. PA3 given that A1 intersection A2 has already happened. फॉर्मूला देख लो एक बार, लिख देना, उसके बाद तो आंसर ही लिखना है. ठीक है, जो बोर्ड का हो मेरे हिसाब से तो मार्क भी कर लो कि बोर्ड के लिए इस टॉपिक पे लिख लो बोर्ड. बोर्ड में एक क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है इस टॉपिक से. चलो एक आध इसका एग्जांपल देखते हैं. 2 dice are thrown. Illustration 10 देखो. Find the probability that numbers appeared have sum of 8 if it is known that second die always exhibits 4. किस टॉपिक से क्वेश्चन है?
इस टॉपिक से क्वेश्चन है कि सम 8 आए, ये गिवन है कि सेकंड में 4 आया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से या कंडीशनल से? कंडीशनल से। कुछ गिवन है फिर कुछ पूछा है। क्या ये क्वेश्चन हम 10th में कर सकते थे या 10th में किया है हमने? गिवन वाला पार्ट छोड़ दो, क्या हमने सम 8 का किया है 10th में? आंसर याद है? 5/12 होता है, 7 का मैक्सिमम होता है 6/36 और इसका 5/36। ये हम 10th में कर लेते थे। अभी इसने क्या किया, सैंपल स्पेस छोटा कर दिया है। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डाई में सम 8 आएगा गिवन दैट कि सेकेंड डाई में 4 आता है। ठीक, तो बताओ हमारा सैंपल स्पेस क्या रह गया? वैसे सैंपल स्पेस कितना होता है 2 डाइस का? अभी 36 नहीं रहा क्योंकि सेकंड का फिक्स कर दिया है। तो क्या रह गया? 1 4 2 4, अच्छा अच्छा ठीक है, 3 4 4 4 5 4 6 4। आई थिंक दैट्स इट। ये रहा हमारा नया सैंपल स्पेस। तो आंसर क्या आ गया? सम 8 आने के कितने केस? एक ही केस है, 4 4 1 बाई, ये हो गया जे के लिए। बोर्ड में कैसे लिखेंगे? बी क्या है, ए क्या है? ये इवेंट है ए, ये इवेंट है बी, तो हम क्या लिखेंगे कि पी ए बाई बी सम 8 आए गिवन दैट सेकंड में 4 आ गया। फॉर्मूला लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी क्या है? सेकंड में 4 आए, इससे नहीं देखना, ये तो कुछ और लिखा हुआ है। सेकंड आई में 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? दो, अरे नॉर्मल ओवरऑल केस में बात की जा रही है। टोटल केसेस कितने होते हैं? 36। सेकंड में 4 आए, कितने केस होंगे? 6/36। सेकंड में 4 आने के 6, टोटल 36। पीबी तो जनरल बात हो रही है ना, सैंपल स्पेस में, नॉर्मल सैंपल स्पेस में, तो 6/36। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ये है बी के आउटकम्स, ये बी का सेट है। ए का क्या है? सम 8। इसके कितने आउटकम्स होंगे? बहुत सारे होंगे। सम 8 के सारे केस होंगे जैसे हम क्लास 10th में लेते थे। 6 2 2 6 7 1 कौन है? 4 4। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। इनको इंडिविजुअली जनरल सोचो, अब क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं। बी नॉर्मल इवेंट है, ए नॉर्मल इवेंट है। अब हम जब मिक्स कर रहे हैं तब कुछ और करेंगे। तो ए है सिर्फ सम 8 आने पे, 2 डाई रोल करने पे, तो उसके ये सारे केस। बी है सेकंड में 4 आने के, उसके सारे केस। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? अब एक ही केस बचा 4 4। ठीक, रख दो पे इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/36 आ गया आंसर 1/6। ठीक, आता सबको है, बस लिखने का ही सीखना होता है। दोबारा 12th में फिर से सीखेंगे। आ रही बात समझ में? देखो इसने भी इवेंट ए को डिफाइन किया है, इवेंट बी को डिफाइन किया है, ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया है और फिर फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। 8th इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट कुछ और है, बट कंफ्यूजन नहीं रखना है। Two events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence and non-occurrence of other. इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? जब एक दोनों के दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कॉमन हो सकता है, वो ये नहीं कर रहा एक्सक्लूसिव है। ए हो चाहे ना हो, बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं। बी हो चाहे ना हो, ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं। एस नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बिल्कुल फर्क है कि अगर ए हो रहा है तो बी नहीं होगा। अभी तो हम कह रहे हैं ए हो रहा है, बी का कोई जो होना था वो चल रहा है, बी को मतलब नहीं कि ए हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक,
If the occurrence of one event affects the probability of occurrence of other event, then events are said to be dependent. इसका क्वेश्चन नहीं आता है, इंडिपेंडेंट पे ही आता है. For two independent events, प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. For two independent events, PA intersection B is PA into PB. तो बस हमें यही वैल्यू ध्यान रखनी है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम क्या बोलेंगे, P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव P इंटरसेक्शन B इज, P पूछ रहा हूँ ना, जीरो बोलो, जीरो. और अगर इंडिपेंडेंट है तो P इंटरसेक्शन B इज PA into B. बहुत क्वेश्चन आते हैं इंडिपेंडेंट में, ठीक. Often this is taken as definition of independent events. Note, अब अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो सारे कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट ही होते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, सब कोई भी सेट बन रहा होगा सब इंडिपेंडेंट ही होगा. समझ गए बात, समझ गए. फिर तीन की, दो से ऊपर वैसे आता नहीं, हर जगह तीन तीन पता नहीं क्यों लिख दिए. Three events are independent if and only if all the following conditions hold. कि क्या लिखा देखो, A और B इंडिपेंडेंट है, B और C इंडिपेंडेंट है, C और A इंडिपेंडेंट है और तीनों इंडिपेंडेंट है. तो तीन इवेंट को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब वो पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हो और तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट हो. ऐसा हो सकता है कोई तीन इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो लेकिन पेयर वाइज ना हो, तो उसको फिर हम इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं बोलेंगे. तो इसीलिए सारी कंडीशन लग रही है, सारे पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हो और ओवरऑल भी इंडिपेंडेंट हो. Three events are pair wise mutually exclusive, then कहां से आ गया इसमें, if three events are pair wise mutually exclusive then they must be mutually exclusive. अगर तीन इवेंट हैं, अगर वो पेयर में, दो दो के पेयर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तीनों आपस में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. However, converse of this is not true. मतलब अगर तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका ये मतलब नहीं कि पेयर वाइज भी होंगे, दो में कुछ कॉमन हो सकता है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, ये लिखा हुआ है. नोट देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट इन जनरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसीलिए नोट भी अलग से मेंशन किया गया, कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं मान लेना है, वाइसा वर्सा, ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इंडिपेंडेंट मान लेना है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन बी यूज्ड व्हेन द इवेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट. सेम ही तो लिखा है, डिफरेंट अगली लाइन में. mutually exclusiveness can be used when the events are taken from the same experiment, and independence can be used when the events are taken from different experiment. बेसिक कॉमन सी बात है, कोई बहुत उसका वो नहीं है. चलो इलस्ट्रेशन जैसे देख लो ऐसे. अच्छा, ये भी हमारे 12th के सिलेबस में इंडिपेंडेंट इवेंट, और इस तरह ये क्वेश्चन बनते भी हैं. जैसे 17 है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं और हमें दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1/3, पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है. तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वेन डायग्राम से सोचो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी के अलावा सब कुछ आ गया और ए से उसका इंटरसेक्शन ले लिया, क्या यही पोर्शन आ गया, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी. तो ये पी ए माइनस बी दे रखा है हमें, एंड विच कैन बी रिटन एज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तुम आज कुछ समझ नहीं रहे हो, जो मुझे ऐसा लग रहा है समझ नहीं रहे हो आज तुम. हाँ, क्या होता है इंडिपेंडेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ. जैसे कि यूनियन आपने बनाया तो ए सेट है बी सेट है, हमने पूरे कंडीशन बता दो भैया, थ्योरी मत बताओ. फुल कंडीशन ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. और अब जस्ट अभी यही टॉपिक चल रहा है, ध्यान पता नहीं कहाँ है तुम्हारा, एक दो दिन ही रहते एनर्जी जब डांट दिया जाता है फिर वैसे ही हो रहे हो. हाँ, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/3,
और पी ए यूनियन बी दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहां से बोल रहा है कि क्या क्या है कि इससे पी बी मिल गया। पी बी कैसे मिल गया, दोनों इक्वेशन को क्या किया है, क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है। देखो पी ए से पी ए कैंसिल, ए इंटरसेक्शन बी से इंटरसेक्शन बी कैंसिल, सिर्फ पी बी बचेगा, पी बी की वैल्यू मिल गई। और फिर देखो पहली इक्वेशन जो है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख दें, पी बी ऑलरेडी पता है, क्या पी ए की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के। ठीक है, चलो अगली चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे शुरू होता है, अभी वो आएगा, लेकिन उसका पहला स्टेप यही है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये समझ लेते हैं, है बहुत सिंपल सा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि लेट एन इवेंट ए ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अकर्स with its n mutually exclusive and exhaustive events b1 b2 b3, then total probability of an event A is given by pa b1 pa b2 pa b3 pa bn। को समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। चलो, कह रहा है कोई सैंपल स्पेस है, एक सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं, कुछ भी बनाते रहो अपना अलग अलग। तो कह रहा है क्या ऐसा करते हैं, पहले सैंपल स्पेस को डिवाइड किया है कुछ इवेंट्स में विच आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है और पूरा कवर भी कर रहे हैं, तभी तो हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव भी है, पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं। तो मान लो 4 इवेंट में ब्रेक कर दिया, नाम रख दिया E1 E2 E3 E4। एग्जाम्पल के लिए डाई को रोल किया तो एक इवेंट बना दिया 1 का आना, एक 2 3 का आना, एक 4 5 का आना, एक 6 का आना, टूट गया 4 पार्ट में। ठीक, फिर कह रहा है कि कोई और इवेंट डिफाइन किया गया है। ये तो 4 इवेंट कर दिए, और भी तो कर सकते हैं। कोई और इवेंट डिफाइन किया गया है, हो सकता है उस इवेंट का इन सबसे कुछ कॉमन हो, जैसे एक इवेंट डिफाइन कर दिया गया कि इवन नंबर का आना। मैंने 4 क्या डिफाइन किए थे, एक था 1 का आना, एक था 2 3, एक था 4 5 और एक था 6। अब मैं एक और इवेंट डिफाइन कर दूं इवन नंबर का आना, तो हो सकता है अगर मैं उसको ए बोल रहा हूं, ए का E1 से कुछ कॉमन हो, E2 से कुछ कॉमन हो, E3 से हो, E4 से हो सकता है ना हो। तो हम बोले कि यार कोई इवेंट ए है, कुछ ऐसे मैंने बना दिया ज्योमेट्रिक डायग्राम में दिखाने के लिए कि कुछ पार्ट E1 से है, कुछ E2 से, कुछ E3 से, कुछ E4 से। हो सकता है किसी से कुछ ना भी होता तो उससे नहीं गुजरता वो। ठीक, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी वो कैसे लिखा जा सकता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E1 हुआ हो, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं P A इंटरसेक्शन E1 प्लस P A इंटरसेक्शन E2 प्लस P A इंटरसेक्शन E3 प्लस P A इंटरसेक्शन E4। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात, दिख भी रही डायग्राम में। यही चारों तो है, E1 से E2 से E3, बन गया पूरा है। और ये हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, ए इंटरसेक्शन E1 को कैसे लिख सकते हैं, P E1 और E1 के होने के बाद A हुआ हो, याद आया पिछला फॉर्मूला, P E1, ऐसे बोलते हुए ना करो कि A1 हुआ और A1 के साथ A हो गया, A बाई A इंटरसेक्शन भी आ गया, ऐसे ही E2, ऐसे ही E3, ऐसे ही। तो कैसे, क्या सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा P E I एंड P A बाई ए आई, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मार्क कर लो ये बोर्ड के लिए। वही लिखा हुआ है, उसी तरह का डायग्राम बना हुआ है। समझ में आ गई बात? जे क्लिक करोगे ये सब बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। कि 3 अर्न है, सब में मान लो रेड ब्लैक ग्रीन है, और हमें निकालना है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल से क्या बनेगा, पहली अर्न चूज हुई और रेड निकल गई, और दूसरी चूज हुई रेड निकल गई, और तीसरी चूज रेड निकल गई। सब लोग आराम से निकाल लेंगे, बस थोड़ी परेशानी लिखने में होगी कि ए क्या मानेंगे इवेंट, रेड बॉल का निकलना, E1 क्या मानेंगे, पहली अर्न का चूज होना, E2 दूसरी का चूज होना, E3। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पी ए दैट इज इक्वल टू पी E1 पी ए बाई E1 लिखना आना चाहिए बस। समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स सेम एज 2 इवेंट। ये सेम एज सेट थ्योरी, 3 सेट होते थे ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए। ये सब पूरा सेट वाला है, कर सकते हो खुद से। चलो अगला टॉपिक, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बोर्ड में है, 2 साल से डिलीटेड है, बट उम्मीद कर रहे हैं अगले साल तक कुछ डिलीशन नहीं रहेगा। कर लो नोट की है, ये भी बोर्ड में। बहुत सिंपल सा है, और ऑफ कोर्स जेई में तो आते ही है, तो वैसा नहीं, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। सपोज वी हैव एन एक्सपेरिमेंट such as tossing a coin or die repeatedly। देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बाइनोमियल या बर्नौली। इसमें क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया जाता है, उसको हम ट्रायल्स बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। एक कॉइन को बहुत बार टॉस किया गया। सपोज दैट वी हैव एन एक्सपेरिमेंट सच दैट टॉसिंग अ कॉइन और डाई रिपीटेडली और चूजिंग ए मार्बल फ्रॉम एन अर्न रिपीटेडली, ईच टॉस और सिलेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रायल। जितनी बार किया उतने ट्रायल्स बोलने हैं, एक बार नहीं हुआ है। In any single trial, there will be a probability associated with a particular event, such as head on the coin, 4 on the die, or selection of red marble. Hello? हाँ, पता है मुझे, क्यों बता रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ से आ रहे हो तुम? अजनारा होम्स देखा है? अच्छा अच्छा, तो बस आगे बढ़ते जाओ, वहां से एक थोड़ा कच्चा सा रास्ता है, उसी को फॉलो कर लो, दिख जाएगा। ग्राउंड दिख रहा है सामने, बन रहा है अभी, वो रास्ता जहां जा रहा है उसको फॉलो कर लेना। जहां पर वो ग्राउंड वाला रास्ता खत्म हो रहा है, वहां पर एक गली है, उसी गली में घुसते ही दिख जाएगा तुम्हें। किसी से पूछ लेना आईएलसी कहाँ है, कोचिंग कहाँ है, आईएलसी कोचिंग। हाँ हाँ, कह रहा है कि एक पर्टिकुलर इवेंट होगा, जैसे कॉइन के लिए हेड 4 आना या रेड आना। इन सम केसेस दिस प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू नेक्स्ट। Such trials are then said to be independent and often called Bernoulli trials after James Bernoulli, who use name. Let P be the probability of an event will happen in single Bernoulli trial. Then Q 1 minus P is the probability that event will fail to happen in a single trial. Then the probability that event will exactly happen x times is given by this. ठीक है? तो बेसिकली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी का, कोई बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड नहीं है। बाइनोमियल इसलिए बोल रहा है कि इसमें सिर्फ 2 चीजें ली गई हैं आउटकम में, या तो सक्सेस या फेल्योर। तो कुछ भी बोल लो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो चीज पूछी गई है कोई इवेंट का होना, वो है सक्सेस, और ना होना फेल्योर। ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे ट्रायल्स किए गए, बार बार किया गया है। तो मान लो कि n ट्रायल्स किए गए, एक कॉइन को 100 बार टॉस किया गया है, एक इवेंट के आने को सक्सेस माना गया है। तो मान लो कि डाई को रोल किया है, तो कहा 3 का आना, कि 3 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 3 का आना
सक्सेस माना गया है, दैट मीन्स 3 का ना आना फेलियर हो गया। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर P है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P मान लिया जाए, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस P। दो ही तो है, या तो सक्सेस या नॉट सक्सेस। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी बार सक्सेस मिलेगी या कितनी बार फेलियर मिलेगी n में से। तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया परम्यूटेशन का। तो हमें यही तो करना है कि n प्लेसेस है, उसमें क्या होगा, s s f s, बेसिकली s और f अरेंज हो रहे हैं। मान लो पूछ ले क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 बार सक्सेस है, मान लो 100 बार का था, दैट मीन्स हमें s और f को अरेंज करना है। 10 s है और 90 f है, कितने अरेंजमेंट हो गए? 10 s है 90 f है, कितने अरेंजमेंट हो गए? भूल गए क्या? रेपिटेशन वाला ही तो है। 10 s है और 90 f है, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे इन लेटर्स के? परसों फ्राइडे भी रिवाइज किया था ना ये। लिखने की नीड नहीं है, किसी वर्ड के लेटर्स का अरेंजमेंट नहीं पता है? मैथमेटिक्स, मिसिसिपी, ये सब कितनी बार किया गया है, कैसे करते हैं अरेंजमेंट? लिखा तो रिवाइज करके आना, बैठ के बातें करने लगते हो, टाइम मैं 5 मिनट लेट आ जाऊं तो बातें चल रही होंगी, ये नहीं कि कुछ नहीं करके आओ घर से तो यहाँ आके कर लो। 100 लेटर वर्ड है, 100 फैक्टोरियल, 90 एक जैसे, 90 फैक्टोरियल, 10 एक जैसे, सब भूल गए हो? क्या पढ़ रहे हो? याद आ रहा है कुछ? जितने लेटर वर्ड होते हैं उसका फैक्टोरियल होता है, नीचे रिपीट होता है तो उतनी बार डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर कह रहे हैं कि n टाइम्स में n ट्रायल्स किए गए हैं और x टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर टोटल n ट्रायल्स हैं तो x हो गई सक्सेस और n माइनस एक्स हो गई फेल्योर। यही फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल हो गया। ये क्या लिखा है एक्चुअली में, क्या ये 100C10 लिखा हुआ है? वही तो लिखा है। और अभी तो हमने सिर्फ अरेंजमेंट की, इसमें प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं की, प्रोबेबिलिटी भी तो ऐड होगी कि ऐसा आया उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, इतनी प्रोबेबिलिटी किसकी। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि पहले तो हम सिलेक्ट कर लें कि x बार सक्सेस मिलनी है, तो टोटल अवेलेबल स्पेसेस कितनी है? n, उसमें x में डालना है s, बाकी में डालना है f। तो n में से x चूज करना है, nc x, और x बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो p है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हर बार p होगा प्रोबेबिलिटी, p टू द पावर x, और बाकी जगह 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। दिख रहा है? x प्लेसेस चूज कर ली, सक्सेस, बाकी प्लेस में फेल्योर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई रटने वाला नहीं, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। देखो यही लिखा हुआ है nx, वो उसका मतलब ncx है, p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। समझ में आई बात? एग्जाम्पल देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ फेयर क्वाइन। तो समझ जाओ जब बार बार रिपीट हो रही है कोई चीज तो बर्नौली ट्रायल्स हैं। 6 बार टॉस किया है, हेड को मान लो सक्सेस, तो 1/2 हो गई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और टेल को मान लो फेल्योर। 6 में से 2 बार आने हैं, तो क्या हो जाएगा 6c2 1/2 टू द पावर 2 एंड देन अगेन 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ चांस की बात है, कुछ गलती कर दो तो पता नहीं चलेगा कि 1/2 सेम है। सिंपल है। चलो अगला बेस थ्योरम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th बोर्ड, इससे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज हमने नया जो सीखा है वो क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दैट्स इट। ठीक है, होमवर्क में क्या कर लेंगे, डू योर सेल्फ 1 2
3 4 5 6 भी कर लो, 7 भी कर लो, एक एक क्वेश्चन ही तो है, 7 तक कर लेना पूरा, एक ही एक क्वेश्चन तो है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, ठीक है।